जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो पश्चिमी मरुस्थल है, हमारे भारत में जो मरुस्थल है उसे थार का मरुस्थल कहते हैं और इसका बहुत बड़ा भाग राजस्थान में है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं से बनाए हुए उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हुए हमने वीडियो बनाए हैं और इन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो आप प्रश्नों को ज़रूर देखें, पढ़ें, ताकि परीक्षा में आपको बहुत प्रॉफिट हो। तो पहला प्रश्न है हमारा, मरहो क्या है? मरहो है थार भूमि में बालूका स्तूपों के मध्यवर्ती और निम्नवर्ती जो गर्त होते हैं उन्हें मरहो कहा जाता है। यानी कि जो थार भूमि में बालूका स्तूप बनते हैं, चाहे वो मध्यवर्ती हो चाहे निम्नवर्ती हो, इन्हें मरहो कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों की प्रधानता कहाँ पाई जाती है? ये जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें पारंपरिक ऊर्जा संसाधन की बहुत प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। ये जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। ये पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है। जो ऊर्जा संसाधन है वो बहुत पाए जाते हैं और क्या क्या मिलते हैं वो भी हम देखेंगे। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। तो पहला हमारा प्रश्न था कहाँ पाई जाती है? तो थार के मरुस्थल में ये अवसादी चट्टानें पाई जाती है जहाँ पेट्रोलियम या कोयला या जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जुरासिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष आकलगांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में पाए जाते हैं। देखो यहाँ हर चीज़ को आपको ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कुछ भी आ सकता है। आकलगांव भी आ सकता है, जैसलमेर भी आ सकता है, या जगह का नाम भी आ सकता है जीवाश्म पार्क, जो कि आकलगांव में है और जैसलमेर जिले में है। और किस समय के अवशेष पाए गए हैं? जुरासिक काल के। भारत में स्थित निम्न वायुदाब केंद्र कौन सा है? तो भारत में जो निम्न वायुदाब केंद्र है वह थार का मरुस्थल है। यहाँ बहुत निम्न वायुदाब केंद्र बनता है। सौर ऊर्जा की अधिक संभावना कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना जो थार का मरुस्थल है उस पूरे एरिया में भी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सर्वाधिक संभावना पाई गई है और सौर ऊर्जा के स्रोत लगाए गए हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। सर्वाधिक जैसलमेर में। अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा का औसत कितना है? दो भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखे थे। तो आप अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। अतिशय अकेडमी पे सर्च करिए और आपको इससे संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में है, वहाँ वर्षा का औसत है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, जबकि शुष्क मरुस्थल में यही औसत 25 से भी कम है। बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? तो बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखो जो मरुस्थल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी चार भागों में विभाजित किया गया है क्योंकि ये जो चार भाग हैं इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। घग्गर का मैदान, जो घग्गर नदी है उसके आसपास का जो मैदान है, एक भाग वो है। शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जो शेखावाटी क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, चूरू इत्यादि का, वहाँ नदी नहीं है लेकिन मतलब पर्टिकुलर वहाँ कोई नदी नहीं है, लेकिन जो नदियाँ बहकर आती है वह भी मिट्टी में आकर वहाँ पर सूख जाती है, इसलिए उसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है नागौर का उच्च प्रदेश। जो नागौर है उसके आसपास जो पहाड़ियाँ बनी हुई है वहाँ की विशेषता कुछ अलग ही है क्योंकि वहाँ फ्लोराइड बहुत अधिक है पानी में, तो वहाँ का जो उच्च प्रदेश है उसका अपना अलग भाग है। लूनी बेसिन गोड़वाड़ का मैदान, जो लूनी नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को गोड़वाड़ का मैदान कहा जाता है क्योंकि वहाँ गोड़वाड़ी लोग रहा करते थे, गोड़वाड़ भाषा बोला करते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन किससे होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन होता है वायु से।
बरखान क्या है? बरखान क्या है? बरखान एक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। एक छोटा सा जवाब, यह है अर्धचंद्राकार स्तूप। आगे देखते हैं, बरखान राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है। यानी जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण होता है उसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बरखान स्तूप है। क्योंकि बरखान की दिशा निश्चित नहीं होती है, ये वायु द्वारा होने वाले अपर्दन से प्रभावित होते हैं। क्योंकि हवा की दिशा निश्चित नहीं होती है, इसी कारण जो वायु है उसके द्वारा जो अपर्दन होते हैं उससे ये प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार इसकी आकृति बन जाती है, मिट्टी की उसी के अनुसार आकृति बन जाती है। अगला प्रश्न है, लू क्या है? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन जवाब सोच समझ कर दें, क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते जवाब मिलेंगे ऑप्शन में, लेकिन जो सही जवाब है उसी पे हमें टिक करना है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा जो कि स्थानीय पवन का उदाहरण है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली वह हवा जो गर्म है और शुष्क है उसे लू कहते हैं। थार का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? थार का नखलिस्तान किसे कहते हैं? थार के मरुस्थल में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लाठी सिरिज क्षेत्र। देखो यहाँ दो तीन चीजें देखने को मिलेगी। किसे कहते हैं? लाठी सिरिज क्षेत्र को ही कहते हैं, और जिसे थार का नखलिस्तान या ओएसिस भी कहा जाता है। लाठी सिरिज क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घासें उगती है, जैसलमेर में है ये। अगला प्रश्न है, पाट क्या है? पाट क्या है? घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान पाट या नाली नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ है? हनुमानगढ़ या गंगानगर क्षेत्र में। शेखावाटी का क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र क्यों कहलाता है? देखो पहले बताया था मैंने, अब इसका और देख लेते हैं। सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले में कोई नदी नहीं मिलती है, बल्कि रेत के टीलों में सूखकर समाप्त हो जाती है। जो नदियाँ आती है वह भी रेत के टीलों में सूखकर समाप्त हो जाती है, इसीलिए यह आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, जोहड़ या नाड़ा क्या है? तो शेखावाटी क्षेत्र में खोदे जाने वाले कुएं जोहड़ कहलाते हैं। अब कौन से कुएं जोहड़ कहलाते हैं? जो कच्चे होते हैं, और जो पक्के कुएं होते हैं वह नाड़ा कहलाते हैं। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कि जोहड़ किसे कहते हैं। कुएं तो हैं, लेकिन किस प्रकार के? जो कच्चे हैं वो जोहड़ कहलाते हैं, और जो पक्के कुएं हैं वो नाड़ा कहलाते हैं।